शब्बीर का कहना है कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, कोई नहीं जानता कि उसे कब तक कितना जिंदा रहना है। मगर एक बात जरूर समझ में आती है कि इंसान को जितनी भी और जिस हालत में भी जिंदगी मिली है उस पर शुक्र अदा करना चाहिए और अपनी सलाहियतों को भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए। शब्बीर ने ये बातें 10 साल तकवा नामी बच्ची से सीखी हैं। तकवा कौन है, क्या करती है, आइए हम आपको इस कहानी में दिखाते हैं। ये बच्ची जो अपनी खूबसूरत राइटिंग में आई लव पाकिस्तान लिख रही है, इसका नाम तकवा है। प्यारी प्यारी सोचती हुई आंखों वाली ये लड़की अपने स्कूल की आंख का तारा है और ये खातून जो तकवा के साथ बैठी उसे काम करता देख रही है, तकवा की माँ है। आप यकीनी तौर पर सोच रहे होंगे कि बच्ची के क्लासरूम में माँ का क्या काम, मगर हकीकत यह है कि तकवा की माँ की क्लासरूम में मौजूदगी बेवजह नहीं। 10 बरस पहले जब तकवा पैदा हुई तो माँ बाप बहुत खुश थे। प्यारी सी गोल मटोल सी बच्ची माँ के कलेजे की ठंडक थी। शब्बीर ने देखा था कि तकवा के बाप का बैरून मुल्क से बेटी की पैदाइश पर फोन आया हुआ था और तकवा की माँ अपने शौहर को बेटी की पैदाइश से लेकर उसकी सेहत और हुलिये के बारे में बता रही थी। वक्त तेजी से गुजरता चला गया। तकवा 6-8 माह की हुई तो उसकी माँ को पता चला कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। शब्बीर ने देखा कि तकवा की माँ बेटी को गोद में लिए बच्चों के डॉक्टर के क्लिनिक में अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। नंबर आने पर वो बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास गईं। डॉक्टर ने बच्ची का तफसीली मुआयना किया और उसके बाद एक गहरी सांस लेकर कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया, जिस पर तकवा की माँ का दिल बैठने लगा। डॉक्टर साहब, क्या बीमारी है मेरी बच्ची को? आपके शौहर कहाँ हैं? वो तो मुल्क से बाहर हैं, वो वहीं नौकरी करते हैं। खैरियत तो है, आप मुझे बता दें। आपकी बच्ची की रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर है। क्या? अब ये कैसे ठीक होगा? ठीक हो सकता है, ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। अभी ऑपरेशन किया नहीं जा सकता, बच्ची की उम्र छोटी है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर अब क्या होगा? कुछ टाइम रुक जाए, मैं कुछ दवाएं लिख कर देता हूँ, आप ये शुरू कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। डॉक्टर नुस्खा लिखने में मसरूफ हो गया और इस दौरान माँ अपनी बेटी को प्यार करती रही। डॉक्टर ने माँ के हाथ में दवाइयों का नुस्खा थमाया और माँ अपनी बच्ची को क्लिनिक से लेकर बाहर निकल आई। उधर जब तकवा के बाप को मालूम हुआ तो उसने बैरून मुल्क से नौकरी छोड़कर मुस्तकिल पाकिस्तान आने का फैसला कर लिया। रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर की वजह से तकवा की टांगे तकरीबन बेकार हो चुकी थी। स्कूल जाने की उम्र तक माँ बाप ने सर तोड़ कोशिश कर ली, लेकिन तकवा चलने फिरने से कासिर रही। बाप को बेटी का मुस्तकबिल तारीख नजर आया तो उसने हिम्मत हारने के बजाय अपनी बेटी को हर हाल में मुआशरे का एक कारआमद फर्द बनाने का फैसला कर लिया। शब्बीर ने एक दिन देखा कि तकवा के माँ बाप उदास जरूर थे लेकिन नाउम्मीद नहीं थे। एक काम करते हैं, तकवा को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, कोशिश करते हैं उसकी बेहतरीन निगहदाश्त के लिए। तकवा का स्कूल में दाखिला करवा दिया गया था। माँ से गोद में उठाकर क्लासरूम तक ले जाती और छुट्टी में भी यही कुछ करती। उधर तकवा के बाप ने एक ओपन यूनिवर्सिटी से स्पेशल एजुकेशन के शोबे में दाखिला लेकर पढ़ना शुरू कर दिया था ताकि वो तकवा की माजूरी को उसकी राह में रुकावट ना बनने दे। माँ बाप की शदीद मेहनत और लगन की बदौलत तकवा को बाकायदगी से स्कूल ले जाया जाता रहा, जहाँ तकवा की बेपनाह ज़हनी सलाहियतों की वजह से वो जल्द ही पूरे स्कूल में मकबूल हो गई। क्या टीचर और क्या स्कूल की लड़कियाँ सभी तकवा की फैन नजर आईं। ना तो किसी ने तकवा को किसी कमी का एहसास दिलाया और ना ही तकवा अपनी महरूमी पर उदास होने वाली लड़की थी। वो अपनी हम जमातों में सबसे ज्यादा नुमाया थी। टीचर बोर्ड पर तकवा से कुछ लिखवाने के लिए बुलाती तो क्लासरूम में मौजूद तकवा की बाहिम्मत माँ अपनी बेटी को गोद में उठाकर ब्लैक बोर्ड तक ले जाती। ये है वो मनाजिर जो ये पैगाम भी दे रहे हैं कि बंद गली कहीं भी नहीं होती, रास्ते की हर रुकावट हिम्मत और हौसले से हटाई जा सकती है। टीचर ने तकवा के काम की तारीफ की तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और फिर जब क्लास मॉनिटर ने तकवा से सबक सुनाने के लिए कहा तो तकवा पूरे एतमाद के साथ सबक सुनाती रही और फिर उसको अपनी हमजमातों से भी शाबाशी मिलती रही। तकवा एक बहुत अच्छी है और इंटेलिजेंट भी है, फर्स्ट आती है और हमेशा तो होमवर्क भी करती है, प्रेयर करती है, खाना खाती है, पार्टी करते हैं हम सब मिलके। फ्रेंड्स भी है, फ्रेंड है मेरी, बहुत अच्छी फ्रेंड है। ये तकवा का रोज का मामूल था। वो अपनी माँ के साथ हशाश बशाश स्कूल आती और मेहनत और लगन से पढ़ाई करती थी। पढ़ाई का वक्फा होता तो तकवा की माँ उसे गोद में उठाकर क्लासरूम से बाहर आ जाती
जहां वो स्कूल की बच्चियों के साथ घुल मिल जाया करती। तकवा को गाने का भी शौक है। ये देखिए इस हौसलामंद बच्ची का टैलेंट। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास माँ इसके। शब्बीर तकवा और दीगर बच्चियों के मुंह से ये चमन तुम्हारा है, तुम हो बागमा इसके सुन रहा था और उसका दिल भी यही कह रहा था कि पाकिस्तान की आइंदा नस्लों की अमानत है। तकवा जैसी बाहिम्मत बच्चों और बच्चियों की अमानत है। तकवा जैसे बच्चों के वालिदैन और असातिज़ा की मेहनत और लगन इस पाकिस्तान की बका और तरक्की की अमानत है। स्कूल से छुट्टी के बाद जब तकवा को घर ले जाया जाता तो यहाँ भी उसका बेहतर ख्याल रखा जाता। अपने वालिदैन के साथ मोटरसाइकिल पर जब वो घर पहुंचती तो अब अपने छोटे बहन भाइयों के साथ खेलने लगती थी। छोटा भाई कंप्यूटर की जिद करने लगता तो तकवा माउस और कीबोर्ड संभाल लेती और भाई की पसंद का प्रोग्राम लगा देती। ये देखिए जरा, शब्बीर ने जब तकवा की सहेलियों और हम जमात बच्चियों से तकवा के बारे में पूछा तो सभी तकवा की फैन निकली। और ये है तकवा की टीचर जिनकी मेहनत और लगन ने तकवा को एतमाद बख्शा। मैनेजमेंट भी हमारे स्कूल की इनके साथ बहुत कोऑपरेट करती है, क्योंकि फुल डे जो है वो अगर मदर साथ रहती हैं तो ये आई थिंक स्कूल का बहुत बड़ा ये कोऑपरेट है इनके साथ। तकरीबन सारी टीचर्स के साथ ही बहुत ज़्यादा फ्रेंड है, एक फ्रेंड की तरह शेयर करती है। जो भी उसको प्रॉब्लम हो, जो भी उसकी अपनी फीलिंग्स हों, उसमें जो है वो जानवरों के साथ बहुत ज़्यादा उसका प्यार है। परिंदे जो है वो उसने घर में रखे हुए हैं। तकवा की टीचर ने बताया था कि बच्ची बहुत हसास भी है और ज़हीन भी, और वाकई जब तकवा से बात हुई तो लग ही नहीं रहा था कि एक 10 साला बच्ची इतनी गहराई से सोच और बोल सकती है। मैं हर उस बंदे जैसा बनना चाहती हूँ जो कि इंसानियत की खिदमत करता है। मसलन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जनरल नाहिद शरीफ और अब्दुल सत्तार ईदी जैसा बनना चाहती हूँ। पहले डॉक्टर कहते थे कि मैं 3 मंथ से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मगर माशाल्लाह मैं 10 साल की हो गई हूँ और अभी तक माशाल्लाह से मैं ठीक हूँ। जो मुझे कहते हैं ना कि तुम माजूर हो, मैं कहती हूँ मुझे कुछ नहीं है, मैं आप लोगों की तरह ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है एक छोटी सी, कि आप लोग स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स को काउंसलिंग उनकी करें कि आप अपने बच्चों को जो है अपने ऊपर लायबिलिटी और बर्डन ना समझें, उनको अच्छे से अच्छा दें जैसा आप देना चाहते हैं, ताकि वो आगे जाकर आपका भी नाम रोशन करेंगे और इस मुल्क को कौम का भी नाम रोशन कर सकते हैं। ये है तकवा के वालिद जो ना खुद मायूस होते हैं और ना ही उन्होंने अपनी बेटी को कभी मायूस होने दिया। मैं इस बेटी की जब पैदा हुई तो मैं मैट्रिक था। इसके जैसे ये पैदा हुई फिर मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं एमए स्पेशल एजुकेशन कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ कि शायद ऐसे बच्चों के लिए मैं और मेरी बीवी कुछ कर सकें। तो यही है दुआ कि अल्लाह ताला ऐसे जिन लोगों के भी बच्चे हैं, मेरा दिल चाहता है कि उनको मैं काउंसिल करूं, उनकी काउंसलिंग करूं कि ऐसे बच्चों को अपने ऊपर बर्डन बिल्कुल ना समझें, उनको अच्छी से तालीम दें, अच्छी तरबियत करें और उनको बिल्कुल इस मुल्क का एक बेहतरीन शहरी बनाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मुआवजा कुछ ऐसा कर दे कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को पाँव पे खड़ा कर दे। ऐसे ऑपरेशंस हुए हैं यूएसए में, वाशिंगटन डीसी में। एक डॉक्टर बिल साहब हैं कोई, और एक रॉयल साहब हैं, वो ये करते हैं ऑपरेशन और बेहतरीन हो जाता है, बच्चा अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। शब्बीर को तकवा से मिलकर ऐसा लगा जैसे हमारी नई नस्ल हर तरह के अंधेरे को शिकस्त देने के काबिल है। तकवा को दहशतगर्दी से नफरत और तालीम से मोहब्बत है। उसके छोटे से जहन ने अभी से अपने हीरो चुन लिए हैं और ये गैर मामूली बात है। तकवा की ज़हनी सलाहियतों को जिला देने में उसके वालिदैन और टीचर्स सभी का हाथ है। चलते चलते शब्बीर का कहना है कि ये वतन तुम्हारा है कि पस मंजर में तकवा की फिक्र अंगेज बातें एक बार फिर सुन लीजिए। ये वतन तुम्हारा है, तुमको
बने रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखे। अभी कुछ दिनों पहले गुजरात में थाना सदर के इलाके में इज्तिमाई कत्ल की एक लर्ज़ाखेज वारदात हुई, जिसमें एक ही घर के 5 अफराद मौत की नींद सुला दिए गए। इस घराने का एक बेटा अपने घर की तबाही पर रोने के लिए जिंदा छोड़ दिया गया। जिंदा बचने वाला 16 साला मुस्तजाब अपने होश हवास खो बैठा था। शब्बीर ने देखा कि मकतूल तसव्वुर शाह का 16 साला बेटा मुस्तजाब अपने घर के एक तारीक गोशे में बैठा दीवानों की तरह दीवार को तक रहा था। फिर उसने इधर उधर नजरें घुमाई तो उसे यूं लगा कि उसकी माँ किसी दीवार से निकलकर बाहर आ गई हो। मुस्तजाब माँ को देखते ही बेकरारी से उसकी तरफ लपका, लेकिन माँ पीछे हटती चली गई। मुस्तजाब ने माँ को पकड़ना चाहा तो उसकी बाहों में फरेबे नजर और धोखे के सिवा और कुछ नहीं था। मुस्तजाब दीवार से सर टकराने लगा तो उसने देखा कि उसकी छोटी बहन उसके पांव से लिपटी हुई थी और उसे रोक रही थी। मुस्तजाब ने झुककर बहन को उठाना चाहा तो वो भी फरेबे नजर और धोखा साबित हुई। फिर शब्बीर ने देखा कि मुस्तजाब खौफजदा निगाहों से दरवाजे की तरफ गया। उसने दरवाजा खोला तो सामने से उसके भाई का हंसता मुस्कुराता चेहरा नजर आया। मुस्तजाब ने खौफ के आलम में दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसे बुलंद आवाज में अपनी माँ, बाप और बहन भाइयों के रोने और हंसने की आवाजें सुनाई देने लगी। मुस्तजाब पूरे घर में दौड़ता भागता नजर आया। कभी वो सीढ़ियों पर जाता, वैश्यों की तरह कमरे में झांकता और कभी नीचे आकर इधर उधर देखने लगता, जैसे वो अपने माँ बाप को तलाश कर रहा हो, जिन्हें कुछ दिन पहले ही सफाक कातिलों ने उसके भाई बहनों समेत कत्ल कर दिया था। मुस्तजाब का अब दुनिया में मामू मुमानी और उनके बच्चों के सिवा कोई नहीं था। लर्ज़ाखेज इज्तिमाई कत्ल की वारदात में जिंदा बच जाने वाले मुस्तजाब के मामू ने अपनी बहन, बहनोई और भांजों और भांजियों के कत्ल का मुकदमा अपनी मुद्दइयत में दर्ज करवा दिया था और पुलिस कातिलों की तलाश कर रही थी। शब्बीर ने देखा कि पुलिस की तहकीकाती टीम मुस्तजाब के घर में जाए वकू का जायजा लेकर शहादतें जमा कर रही थी। पुलिस ने एक अलमारी खोली तो उसमें से मुबैना तौर पर एक क्लाशनकोफ बरामद हुई, जिसे पुलिस ने एहतियात से अपने कब्जे में ले लिया। फिर शब्बीर ने देखा कि थाने में पुलिस के अफसरान आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे। जाए वकू से मिलने वाले खोल और क्लाशनकोफ लेबोरेटरी भिजवा दी गई थी। कब तक रिपोर्ट आने का इम्कान? सर 2 दिन और लग जाएंगे। आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है इस इज्तिमाई कत्ल की? सर मकतूल की अच्छी खासी जायदाद थी। मुझे तो लगता है कोई जायदाद का झगड़ा है। अगर ऐसा होता तो मकतूल के एक बेटे को जिंदा क्यों छोड़ दिया? सर वो इसलिए कि वारदात वाले दिन मुस्तजाब घर पे मौजूद नहीं था। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने तो खुद कहा है, तुम ऐने शाहिद है वो। लेकिन सर उसने तो मुझसे कुछ और कहा। वो कह रहा था कि घर पे नहीं था वो उस वक्त। क्या घर पे मौजूद नहीं था? ये तो बड़ी खबर है। तो ऐसा करो, मुस्तजाब को मेरे पास भेजो, मैं उससे दोबारा तफ्तीश करूंगा। यस सर। लेकिन सर वो इस वक्त बहुत गहरे सदमे में है, कोई उल्टी सीधी बात भी कह सकता है। मुद्दई मकतूल का साला है, उसने किसी पे शक जाहिर किया है? नहीं सर, वो कह रहा था कि मुस्तजाब अपने बाप से अक्सर खफा रहता था। क्या खफा रहता है? क्यों? सर मुद्दई का ख्याल था कि मुस्तजाब का बाप उसे पढ़ाई में दिलचस्पी ना लेने पर अक्सर मारता पीटता था। तुम्हारा क्या ख्याल है? इस 16 साल लड़के ने सबको कत्ल कर दिया? सर अब क्या कहा जा सकता है? कमाल है, अब पुलिस भी कह रही है क्या कहा जा सकता है। सबूत तलाश करें, ठोस शवाहिद ढूंढें, कल मुलाकात होगी। अफसर कुर्सी से उठा तो मातहत अफसर एक तरफ होकर खड़े हो गए। अफसर चला गया तो मातहत एक दूसरे से राजदाराना अंदाज में बातचीत करते नजर आए। जाए वारदात से मिलने वाले शवाहिद की लेबोरेटरी रिपोर्ट आ चुकी थी, जिसमें बताया गया था कि गोलियां घर की अलमारी से मिलने वाली कलेक्शन कोफ ही से चलाई गई थी। मजीद तफ्तीश के लिए पुलिस मकतूल के 16 साला बेटे को थाने ले आई थी। तुम्हारे मामू बता रहे थे कि तुम्हारे वालिद तुमसे नाखुश थे। हाँ, वो अक्सर कहते थे कि मेरा छोटा भाई बहुत अच्छा है पढ़ाई में। तुम्हारी कभी लड़ाई हुई थी अपने भाई से? हुआ करती थी, लेकिन छोटा भाई बहुत अच्छा था। लड़ाई के बारे में अब्बू को कभी बताता नहीं था। अच्छा तुम ये बताओ, जब तुम्हारे अब्बू तुम्हें डांटते थे तो अम्मी तो प्यार करती थी ना?
नहीं, वो भी अब्बू का ही साथ दिया करती थी। तुमने कभी ये बातें शेयर की अपने दोस्तों से? सिर्फ मामू को बताता था। बहुत प्यार करते थे वो मुझसे। क्या कहते थे मामू? वो कहते थे, अरे नहीं पढ़ेगा तो कौन सी कयामत आ जाएगी, इतनी जायदाद है तेरे बाप की। लेकिन मैं भी यही सोचता था, इतने नाखुश हैं वो मुझसे, मुझे अपनी जायदाद को देंगे। तो इसलिए तुमने सबको मार दिया? मार दिया? मैं क्यों मारने लगा? इतनी छोटी बात पे कौन अपने घर वालों को मारता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे वालिद ने दिल बर्दाश्त होकर सबको कत्ल कर दिया और बाद में खुदकुशी कर ली? सर मुझे भी ऐसा ही लगता है। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, अम्मी और अब्बू छुपके छुपके बातें कर रहे थे। अब्बू काफी परेशान लग रहे थे और वो बार बार मेरा ही नाम ले रहे थे। बेगम, मेरा ऐसी दुनिया में दिल ही नहीं लगता है, इससे तो बेहतर है मैं बेऔलाद ही अच्छा होता। अरे अरे तौबा कीजिए, ऐसी बातें मुझसे ना निकाला करें। तुमने अपने बेटे को लाड प्यार से खराब किया है। और कोई इल्जाम रह गया है तो वो भी मुझ पर लगा दें। बेगम बस अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, मैं उसकी दोबारा शक्ल देखना नहीं चाहता हूँ। सर मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप बहन भाई को किसने मारा है, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। रात को नींद भी नहीं आती और अब्बू ख्वाब में मेरा गला दबा रहे होते हैं और अम्मी भी नफरत की निगाहों से देख रही होती है। तो तुम यार हर किस्म का खौफ अपने दिल से निकालो, पुलिस तुम्हारी हर तरह मदद करेगी। अब ये बताओ, तुम मामू के घर जाओगे या अपने घर जाओगे? सर मामू के घर जाऊंगा। ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन हाँ अपना मोबाइल ऑन रखना, कोई जरूरत पड़ती है तो हम तुम्हें बुलाएंगे। जी सर। मुस्तजाब से तहकीकात की रोशनी में पुलिस इस नतीजे पर पहुंच गई थी कि मुस्तजाब ही ने नाइलाकी के तानों से तंग आकर पूरे घर को मौत की नींद सुला दिया था। क्लैशनकोफ मुलजिम के बाप की थी और लाइसेंस याफ्ता थी। क्राइम सीन यही बताता था कि है कोई मामला घर में, एक ही ये बच गया था। इस पे हमें शक तो था, लेकिन इसको किस तरह इंटरोगेट करते, तो हम चाहते थे कि हम किसी शहादत से, किसी शवायद से मुल्ज़म तक पहुंचे। जब इसके मामू से पूछा कि ये क्या हरकतें करता है, तो ये कहता था कि मामू जिसने मेरी छोटी बहन रबीका को कत्ल किया है, मैं उसको टुकड़े करना चाहता हूँ, वो मुझे चाहिए। और वालिद की कब्र पे जाना, बर्फ रखना, फूल चढ़ाना, तो ये वो हरकत थी, वो इसके काम थे जो इस पर शक नहीं करने देती थी। तो जब इससे दोबारा वक़ूए के बारे में पूछते थे, क्राइम सीन को देखते थे, तो लगता था कि मुल्ज़म यही है और इसी में सारी बातें हैं। तो क्राइम एम्प्टी मिली थी, वो हमने फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी लाहौर भेजी थी, और जो मकतूल की लाइसेंसी राइफल थी वो भी भेजी थी। तो अल्लाह ने बड़ा फजल किया, वो मैच हो गया। पुलिस ने मुस्तजाब के एतराफ़ के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन कुछ अरसे बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने इंकशाफ किया था कि मुल्जिम ने अपने मामू के कहने पर अपने वालिदैन और बहन भाइयों को जायदाद पर कब्जे की खातिर कत्ल किया था। और मैं तो बल्कि चाहूंगा कि ये जो आप खबर दें तो इसको पेरेंटल गाइडेंस के तौर पे दें, और ये हर बच्चों को इस खबर से भी दूर रखना चाहिए। तो मैं ये अपील करता हूँ कि बच्चों को खुदारा, वालिदैन खुदारा अपने बच्चों पे तशद्दुद मत कीजिए, ये बच्चों की शख्सियत को मसर कर देती है। और ये जो इंतहाई कदम एक ज़हनी मरीज ने उठाया है, ये भी उसी तशद्दुद का शाखाना है। बस उस वक्त समझ नहीं थी आई है और अभी याद आते हैं हमें। मेरे लिए यही बहुत है, रोज जीना और रोज मरना कोई भी नहीं है। कोशिश करूंगा, अल्लाह पाक से माफी मांगूंगा। अल्लाह पाक की ज़ात माफी देने वाली है। अल्लाह पाक से माफी मांगूंगा, अल्लाह पाक माफ कर देंगे। पुलिस ने मुस्तजाब पर मुकदमा दर्ज करके उसे बाकायदा गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था। अदालत से वापसी पर पुलिस ने दावा किया था कि मुल्जिम अचानक फरार हो गया था, जिस पर 5 अहलकारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कमसिन मुल्जिम का पुलिस कस्टडी से फरार अब तक एक मामला बना हुआ है। मुस्तजाब को दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा सका है और शब्बीर को यह भी मालूम हुआ है कि मुल्जिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने वाले उसके सगे रिश्तेदार ही अब उसकी रिहाई और बाजियाबी के लिए
सड़कों पर एहतजाज करते फिर रहे हैं। शब्बीर इस वाक़े में पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन नहीं। शब्बीर का कहना है कि जो भी हकीकत हो उसे बगैर किसी मसलहत या दबाव के सामने लाना चाहिए ताकि वाक़े के असल जिम्मेदारों का सुराग लगाया जा सके और मुल्जिमान को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। मशहूर कहावत है कि इश्क ना पूछे जात, ये वो बीमारी है जिसका इलाज बड़ी मुश्किल से होता है। कामुकी का एक नौजवान भी अपनी एक रिश्तेदार के इश्क में गिरफ्तार हो गया था। मिठाई की दुकान पर गाहक खरीदारी में मसरूफ थे और शहबाज नामी नौजवान दुकान में काम कर रहा था। रश खत्म हुआ तो शहबाज ने दुकान से छुट्टी ली और दुकान से बाहर आ गया। दुकान से बाहर आने के बाद उसने किसी को फोन किया और थोड़ी ही देर में एक चमकती कार ड्राइवर समेत उसके सामने आ गई। ड्राइवर ने खिड़की का शीशा नीचे किया और शहबाज से उसकी मंजिल पूछने लगा। यार बात सुन, नारवल जाना है, 3-4 घंटे लगेंगे सिर्फ। हाँ चलते हैं यार, पहले भी तो चलो तेरे साथ। अच्छा एक काम और यार, 10 मिनट के लिए घर चलना है, मैं जरा कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ। चल बैठ। ड्राइवर शहबाज को कार की पिछली नशिस्त पर बिठाकर उसके घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर शहबाज मोबाइल फोन पर किसी को पैगामात भेजता रहा। गाड़ी एक कच्ची बस्ती में पुराने से तबाह हाल मकान के सामने जाकर रुक गई। शहबाज गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चला गया और ड्राइवर भी कार की चाबी निकालकर इधर उधर टहलने लगा। थोड़ी देर में शहबाज बाहर निकला तो उसका हुलिया ही तब्दील था। सूट, टाई, चमकते हुए जूते, सलीके से बने हुए बाल। कार के करीब पहुंचकर उसने ड्राइवर को आवाज दी। ड्राइवर पलट कर आया। उसने तजस्सुस भरी नजरों से शहबाज को देखा और फिर खामोशी से कार में बैठ गया। चलें? हाँ यार चलते हैं। अच्छा यार, मुझे आगे थोड़ा काम भी है तो हम रास्ते में कर लेंगे। बस यार आ गई सामने मेरी मंजिल। या तो ऐसा कर, सामने होटल पे चाय पी, मुझे बस 1 से 1.5 घंटा लगेगा। ठीक है? ठीक है यार, तू मेरी परवाह ना कर। एक बात और देख यार, मैं तुझे ज्यादा पैसे दे दूंगा मगर किसी को बताना नहीं कि ये किराए की कार है। यार इज्जत का मामला है ना। ड्राइवर ने शहबाज को मुस्कुराते हुए अजीब सी नजरों से देखा और फिर हाँ में गर्दन हिला दी। कार वहीं दरवाजे पर खड़ी रही। ड्राइवर इधर उधर हो गया। शहबाज ने अपनी टाई ठीक की, उंगलियों से बालों को संवारा और फिर दरवाजे पर लगी कॉल बेल बजा दी। दरवाजा साइमा ही ने खोला था। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई, आप कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं, बहुत दिनों से रिश्तेदारों से मुलाकात नहीं हुई थी तो सोचा आपसे मुलाकात कर लूं। और वैसे भी अभी मैंने नई गाड़ी खरीदी थी तो उसका टेस्ट भी हो जाएगा और आप लोगों से मुलाकात भी। अच्छा आइए ना। अम्मा अम्मा, शहबाज भाई आए हैं। आइए अम्मा, अम्मा आइए। अम्मा, शहबाज भाई आए हैं। बेटा बैठो। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा, शहबाज भाई ने कार ले ली है। ये तो खुशी की बात है, बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। शुक्रिया। और घर में सब खैरियत है? जी अम्मी कैसी है आपकी? अच्छा बेटा तुम शहबाज को पानी पिलाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। साइमा पानी लेकर आई तो शहबाज ने मौका देखकर फूल उसके हवाले कर दिए। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। ये लेकिन क्यों? अरे वो कहते हैं ना कि खुद मोहब्बत की निशानी होती है। मगर क्या तुमसे बात कहूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हाँ तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। अच्छा क्या ना आपने कह दिया। मैं भी आपसे कहना चाहती थी लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई कभी कहने की। एक बात है, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा तुम्हारे पास।
और अब तो मेरे पास बहुत अच्छा घर, कार और अच्छी जॉब भी है। चुप चुप, अम्मा आ रही है। लो साइमा, बेटा तुम शहबाज को चाय बना के दो, और मेरा नमाज का वक्त हो गया, मैं नमाज पढ़ लूँ। और हाँ, खाना तैयार है, खाना खा के जाना। अरे अम्मी जान, अभी तो मैं सिर्फ सुनने के लिए आया था, खाना फिर कभी सही। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खाना खा के जाना, ठीक है? शहबाज, आप चीनी कितनी? वो भाई कहते कहते रुक गई। बस यही कि चाय मीठी हो जाए। शहबाज अदब से खड़ा हो गया। वो चली गई तो उसने चाय की प्याली एक तरफ रखी और साइमा को देखने लगा। साइमा और शहबाज के इश्क का जादू सर चढ़कर बोलने लगा, और जब शहबाज ने अपने बाप से साइमा से शादी करने के लिए कहा तो घर में एक भूचाल सा गया। अब्बा, वो साइमा। अभी क्या कह रहा है तू? देख अब्बा, मान ले मेरी बात, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगने वाली ज्यादा अच्छी भी नहीं होती हैं। और ये, इस लड़की को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, रिश्तेदार है वो मेरी। देख अब्बा, अगर मैं शादी करूंगा तो साइमा से ही करूंगा। तो फिर क्या कर ले, कर ले ये शादी, कर ले अपनी जिंदगी तबाह, लेकिन मेरे जीते जी ये शादी नहीं हो सकती। अब्बा, आखिर उसमें बुराई क्या है? 4 मर्तबा तलाक ले चुकी है लड़की, क्या समझे? अब्बा, तो उसके काबिल नहीं होगे, वो बेचारी क्या करती? तू नहीं सुधरेगा, दूर हो जा मेरी नजरों से, दूर हट जा। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। फिर हुआ यूं कि एक दिन साइमा ने शहबाज के जाली देख दिखा और खुशहाली से मुतासिर होकर शहबाज से कोर्ट मैरिज करने का फैसला कर लिया। दोनों ने लाहौर हाई कोर्ट में शादी कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद जब वो अपने घर पहुंचा तो बाप ने दरवाजे पर ही धुतकार दिया। शब्बीर ने देखा कि शहबाज और साइमा दरवाजे पर खड़े थे। शहबाज दस्तक दे रहा था। अंदर से उसे उसके बाप की आवाज सुनाई दी। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, कौन है? शहबाज के बाप ने दरवाजा खोला तो बेटे को साइमा के साथ देखकर दंग रह गया। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। तो आखिर तुमने कोर्ट मैरिज कर ही ली। तो अब्बा, आखिर में क्या करता? तो फिर यहाँ क्यों आए हो? जाओ जाकर मजे करो। मगर अब्बा, हम रहेंगे कहाँ पर? तो क्या ये तुम्हारे बाप का घर है? अब्बा, ये हमारे बाप ही का तो घर है। अब माफ कर दे हमको, वरना जमाना क्या कहेगा? शहबाज का बाप दरवाजा खुला छोड़कर तनतनाता हुआ अंदर चला गया और साइमा हैरत से शहबाज का मुंह तकने लगी। शहबाज के बाप ने बादल नखास्ता साइमा को बहू कबूल करके घर में रख लिया था, मगर साइमा को 2 ही रोज में अंदाजा हो गया कि शहबाज ने अपनी खुशहाली का जो ख्वाब दिखाया था वो महज ड्रामा था, दिखावा था, धोखा था। साइमा ने दिल ही दिल में शहबाज से अलग होने का फैसला कर लिया और फिर शादी के 6ठे ही रोज अपने माँ बाप से मिलने का बहाना कर नारोवाल चली गई। एक दिन शहबाज के फोन की घंटी बजी तो ये साइमा के बाप का फोन था। हेलो, कौन? शहबाज बोल रहे हो? जी बाजी, क्या हुआ, बोले? तू 1 घंटे में इधर पहुंच। वो कमबख्त किसी के साथ भागने की तैयारी कर रही है। क्या? कौन बदबख्त? किसके साथ? साइमा के बाप ने बताया था कि साइमा अपने साबिक शौहर के साथ मौजूद थी। शहबाज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घर में किसी को बताए बगैर घर से बाहर निकल गया। शहबाज अब नारोवाल पहुंचा तो मुबैना तौर पर वो अपने साबिक शौहर के साथ गपशप कर रही थी। शहबाज ने कोई और रद्द-ए-अमल जाहिर करने के बजाय अकल से काम लिया और साइमा को वापस चलने पर मजबूर कर दिया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि शहबाज ने अपनी बीवी के हाथ पर कुछ रकम रखी तो उसने गुस्से से फेंक दी। नहीं चाहिए मुझे ये पैसे, धोखा दिया, बेवकूफ बनाया, मुझे नहीं पता, मुझे तलाक चाहिए। क्या पागल हो गई है तुम? पागल मैं नहीं, तुम हो गए हो, बेवकूफ समझते मुझे। अच्छा, जरा आहिस्ता बोलो, हम इस बात पर बाद में बात कर लेंगे, ठीक
ठीक है, वहां सब सुन लेंगे। मेरी सुन लेंगे, तुम्हारे करतूत नहीं सुनेंगे। साइमा की जानिब से तलाक का मुतालबा इतना शदीद था कि शहबाज ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया और एक दोस्त को परेशानी बताई तो उसने उसे तसल्ली दी कि भाभी गुस्से में है, वक्त गुजरने के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्त को समझाने पर शहबाज बीवी की खुशामदे करता रहा, लेकिन जब वो ना मानी तो एक दिन बीवी को सैर के बहाने घर से बाहर ले गया और उसे छुरी मार कर कत्ल कर दिया, फिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। शाम तक मैं समझाता रहा, कहती मैं नहीं हो रहना। फिर इन्हें होर भी गल्लां पता इन्हें कीतियां कि बच्चा मैं कोई नहीं होंदा, मैं मेरा सेम कोई नहीं है। एक दिन पहले मैं जहीर नाल गल की जिस मैं लाहौर जाना, मैं जहीर आई तेरी भरजाई जी यार मैं तंग बड़ा करनी, मैं ना बड़ा परेशान हाँ, तंग बड़ा आया वा। इन्हें मैं गालां गूलां कड्ढी, कहना की करना है। मैं कहा यार हूँ मैं जरा ना मैनू समझ नहीं लगती, जां मैं अपने आप नूं मार देना जां मैनू मार देना। इन्हें मैं गालां गूलां कड्ढियां, हूँ मैं सैमा नूं समझाना रहा, मैं कहा सैमा तेरी मेहरबानी है, समझ जा। उन्हें कहा नहीं मैं नहीं समझ, मैं जाना ही ठीक है। हमने लाहौर में शादी की। शादी के बाद मैं उसे अपने यहाँ लेके आया, जब उसने यहाँ हालात देखे तो फिर उसे समझ आई तो मैं तो यहाँ नहीं रह सकती, ये कच्ची बाती है। तो मुल्ज़म ने उसे पहले तो बड़ा समझाया कि देखें आप, मैं 20-25 हज़ार रुपया कमाता हूँ, मैं आपके हाथ में दूंगा, कुछ अपना हम अलहदा हो जाएंगे, ये शौक जो, लेकिन वो मानी ना। खैर एक दिन उसने कहा मुझे, मैंने मामू से मिलने ना लाहौर जाना है। मुल्ज़म ने उसे लाहौर छोड़ आया, लेकिन फिर मुल्ज़म को उन्हीं जिनके घर छोड़ के आया था उनका फ़ोन आया कि आप जल्दी आ जाओ, जिस हाल में आओ। मुल्ज़म जब वहाँ पहुँचा तो सैमा और उसका वो पहला खामिद उनके घर मौजूद था। उन्होंने कहा भाई ये इसके साथ जाने लगी थी, तो हमने बड़ी मुश्किल से रोका, आप इसे बात करें क्योंकि आपने एक नेकी की है, तो आपने इस पर शादी की है, तो अभी ये इसके साथ जाने लगी थी, हमने इसे रोक लिया। तो ये वहाँ जाके उसे खंजर मारता, छुरा घर से साथ लेके गया होता। शब्बीर ने मोहब्बत की शादी और उसके अलमनाक अंजाम पर अफसोस का इजहार किया है। शब्बीर का कहना है कि मोहब्बतों में धोखाधड़ी, झूठ और फरेब नहीं चलता। मोहब्बत तो बेलौस होती है, नफा और नुकसान के खदशे से बेनियाज। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी, देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।